चलिए, हम लोग जो कल डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है अजय? यस सर। सर, चलिए। जस्ट अ मोमेंट। चलो जी। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे जो पिछली बार, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे अजय। तो मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स और लेकर के आ रहा हूँ, पिक्चर्स को देखिएगा ध्यान से। तो ये मेरा है फर्स्ट पिक्चर आज के लेक्चर का। देखो, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें अब इंफॉर्मेशन ऐसा है कि आपको ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर पिक्चर में मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, वो सुनिएगा। ये आपके पास पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये बी है, ये पॉइंट आपके पास कैपिटल आर है, और ये आपके पास एस है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए यहाँ। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह से हो जाए। आपको ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पी क्यू जो है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। दूसरा ये है कि AC जो है यहां पर, AC इज एक्चुअली द एंगल बाइसेक्टर। AC आपके पास जो है, इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAB। ध्यान से पिक्चर को देखना मुझे, वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल PAB का। इसका मतलब है कि अगर ये कंप्लीट एंगल है ना मुझे, तो इस कंप्लीट एंगल को क्या कर रहा है, AC दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। फिर आपको कहा है कि जो BC है, BC इज द एंगल बाइसेक्टर। BC is the angle bisector of, now it is going to be angle RBA। RBA का एंगल बाइसेक्टर, पिक्चर ध्यान दीजिएगा वैसे बेस। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आप मुझे ये बताइए इस केस में व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल ACB। हमें ACB के बारे में बताना। मुझे ये बताओ आप आर्यन, इस पिक्चर को अगर आप देखोगे ना, तो इस पिक्चर में आई थिंक वन थिंग शुड बी क्लियर कि जो आपकी ये लाइन है मुझे, ये लाइन एक्चुअल में आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आर्यन, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। हाँ। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है मुझे। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अब आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में आप इस एंगल को कैसे निकालेंगे, द एंगल ACB। इंफॉर्मेशन आपके सामने पूरी। पहले तो मुझे बात बताओ, इस पूरी पिक्चर में आप ना ट्राइंगल ACB को लीजिएगा। ट्राइंगल ACB। आप ये बताओ कि अगर मैं बात करता हूं इस समय ट्राइंगल ACB में, तो मेरा ख्याल से जो आपका एंगल ACB है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है ना, उसका जो सम है वो 180 होता है। तो मुझे लगता है कि एंगल ACB में अगर आप ऐड करते हैं, अगर आप ऐड करते हैं एंगल CAB, मैं मेरी बात को सुनना ध्यान से। एंगल ACB में अगर आप ऐड करते हैं एंगल CAB, प्लस आप ऐड करते हैं एंगल CBA, तो ये सारा का सारा वजह आपके पास हो जाएगा सिंपली इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये बताइए यहां से आपका एंगल ACB जो है, दैट शुड इक्वल्स टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से कितना माइनस करोगे, आप करोगे एंगल CAB।
प्लस आपका एंगल हो जाएगा CBA। मैंने सिर्फ यहाँ पे ट्राइंगल ACB को कंसिडर किया है, और मैं जो कंसेप्ट लगा रहा हूं वो ये है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब आप देखो इसके बाद क्या करेंगे वैसे हम लोग। बहुत ध्यान से पिक्चर को देखिएगा, जब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा वैसे। मुझे ये बताओ, इसमें आप बताइएगा गुरमन, और बहुत ध्यान से देखना गुरमन, जो मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ ना गुरमन, इसको देखना जरा ध्यान से। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं ऐसे पिक्चर लेता हूं, तो मुझे बताओ ये जो पिक्चर है गुरमन, ये आपके पास सी का रोल प्ले कर रहा है। यस सर। तो अगर ये सी का रोल प्ले कर रहा है बच्चे, तो आप ये जवाब बताइए मुझे, ये जो आपका ये वाला एंगल है, कंप्लीट ये एंगल है, और ये एंगल जो है ना, दे आर गोइंग टू बिकम को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होंगे और को इंटीरियर बन जाएंगे। अगर ये को इंटीरियर बन जाएंगे तो एक सिंपल सी बात है बच्चे, वो ये है कि जब मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय एंगल PAB, क्योंकि को इंटीरियर एंगल जो है उनका जो सम होता है वो हमेशा 180, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल PAB में अगर आप ऐड करते हैं एंगल, आई थिंक RBA, तो PAB में अगर आप एंगल RBA ऐड करते हैं, दिस विल कम इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो PAB, क्योंकि ये एंगल होगा PAB प्लस एंगल RBA विल बिकम इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप ये बताइएगा, इसमें बहुत ध्यान से देखना मुझे, अगर मैं इस समय ना एंगल PAB प्लस RBA इक्वल टू 180 डिग्री, जो ये नंबर 2 आया है, अगर मैं दिव्य इसको क्या करूं, मैं सारे को डिवाइड कर देता हूं 2 से। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा 2 से वजह, तो ये बनेगा एंगल PAB, पिक्चर देखते रहना वजह, एंगल PAB/2 प्लस आपका बन जाएगा एंगल RBA/2, दैट विल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप मुझे बताओ दिवित, ये जो एंगल PAB को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप बताओ ये पूरा का पूरा एंगल है PAB, अगर उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इस एंगल का क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तो PAB को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं मुझे, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है अब कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा CAB। रिमेंबर PAB, पिक्चर ध्यान दीजिएगा, PAB डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द एंगल CAB। इसका मतलब है ये है कि ये रिलेशन आपको ये बता रहा है कि जो एंगल आपका CAB होगा, उसमें आप अगर एंगल RBA का देखो, RBA जो एंगल है उसका आधा ले रहे हैं, तो RBA का आधा जो है वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा बेसिकली एंगल CBA, क्योंकि CBA जो है वो आपका, CB जो है वो एक्ट कर रहा है, या BC एक्ट कर रहा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ RBA। जिसका मतलब है RBA/2 जो है वो अल्टीमेटली बन जाएगा आपका एंगल CBA। और ये किसके इक्वल हो गया वैसे, ये आपका बन गया सिंपली 90 डिग्री। अब बताइए, यहां से मेरा ख्याल से आप एक बात समझेंगे, वो ये है कि ये जो आपके पास नंबर 3 आया है ना, नंबर 3 को डाल दीजिएगा आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब मैं नंबर 3 को इक्वेशन 1 में डालूंगा, देखो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 1, अगर उसमें मैं डालता हूं, तो आप मुझे बताओ एंगल ACB जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बिकम 180 डिग्री। उसमें से कितना कम कर दीजिएगा, 90 डिग्री। आई थिंक द आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जिस आप एंगल ACB की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आपको ना यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि एंगल 90 है, बट बच्चे पिक्चर थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड हो सकती है, बट ये कंप्लीट एंगल जो है वो 90 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? आर्यन, दिवित और गुरमन, तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये ध्यान रखिएगा मुझे। दिवित, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। गुरमन, एनी क्वेश्चन? नो सर सर। इसका कोई और वे है सॉल्व करने का या बस यही है? यही बेस्ट टेक्निक है आपके पास। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं मुझे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो,
देखो ये आपके पास एक और पिक्चर है जो बिल्कुल उसी तरह की जैसे मैंने पहले कहा था। तो ये मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। So I think that was question number one we have for today's lecture. Now we have question number two for today's lecture. इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट सुनिए बच्चे। इसमें आपको जो पिक्चर दे रखी है उसमें ये कहा गया है, अब मैं यहाँ पे नेमिंग कर रहा हूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इट इज गोइंग टू बी सी, इट इज डी, दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल आर, ये पी है, ये आपके पास क्यू है। अब इसमें इंफॉर्मेशन सुनिएगा, ये एंगल जो है ये आपके पास है 40 डिग्री, ये एंगल भी आपका 40 डिग्री है, ये आपको निकालना है। और इस केस में ये एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री है, दिस एंगल इज गिवन एज वाई, ये वाई है। इस प्रॉब्लम में आप मुझे बताओ कि अगर इंफॉर्मेशन कहती है कि ए बी इज गोइंग टू बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी दोनों एंगल्स का सम करिएगा एक्स और वाई का। ये वजह आपके पास एक्स है। ऑप्शन आपके पास है, ए पार्ट इज गोइंग टू बी 100 डिग्री, B part is going to be 110 डिग्री, C part is going to be 60 डिग्री, और जो D part है that is going to be 125 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन आपको सवाल के अंदर दे रखी है। आप ये बताइए इस क्वेश्चन में आप कैसे निकालेंगे द एंगल X एंड देन द वैल्यू ऑफ Y एंड देन यू हैव टू सम अप। ये लाइन जो है ये जो लाइन आपके पास है ये एक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। सर 60 डिग्री। एक आंसर है 60 डिग्री, लेट्स सी। पहले तो मुझे ये बताओ इस केस में आर्यन, अगर ये एंगल आपका 40 हो जाए तो ये भी 40 होगा। कैन यू टेल मी द रीजन? वर्टिकली अपोजिट कॉम्प्लीमेंट नहीं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सर। कैसे जी? सर कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स है वर्टिकल होगा। बच्चे वर्टिकली अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ हो सॉरी। गया? यस सर यस सर यस सर वर्टिकली ऑपोजिट सर। ये जो एंगल है ना ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट होंगे तो ये भी 40 डिग्री होगा। यस सर। अगर ये 40 है तो ये भी आपके पास 40 रहेगा। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब यस आप मुझे बताओ इसके बाद हम आगे कैसे करें, क्योंकि मुझे ना ये बात समझनी है। तो ये बताओ अगर ये एंगल आपका 40 है, ठीक है, सर तो ये ऐसे होगा, x + 30 + 40 = 180 डिग्री। सुनिए ना, ये अगर 40 है, ठीक है दिव्य, तो अगर ये 40 है, ये आपका 40 है, तो बताओ ये कितना हो? 100 डिग्री। 100 डिग्री, क्योंकि इसे आपके पास देखो ना ये पूरा का पूरा एंगल जो है ना, ये आप देखो ये पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा? 180। यस सर। यस सर। अगर ये 40 है, ये 40 है, तो आई थिंक दिस हैज टू बी 100। तो मुझे बताओ दिव्य, अगर इसमें मैं ट्राइंगल लेता हूं, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं सपोज करो पी क्यू आर, तो ये बताओ ट्राइंगल पी क्यू आर में आप ये बताओ सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल इक्वल टू 180। 180। इसका मतलब x + 30 तो x + 30 + 100। इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। तो यहां तो से मेरा ख्याल से x का वैल्यू जो आएगा 50। 50 यस सॉरी। सर। 50 आ गया। ये आ गया आपका x 50 डिग्री आ गया। अब देखो इसके बाद अच्छा हम बात करते हैं। अब देखो x तो निकल गया, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ इसके बाद हम कैसे करें? सर जो हमने वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखा था वो हम्म अल्टरनेट इंटीरियर है ये 30 डिग्री और वाई वाले एंगल के साथ। नहीं, तो आपका जो 40 डिग्री है वो मेरा ख्याल से 40 डिग्री जो है वो आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, तो 30 + y होगा ना। यस सर 30 + y के सर। हाँ, इसका मतलब यहां से जो y का वैल्यू आएगा वो कितना बन जाएगा? 110 is beyond। 10। 10 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है वैसे। क्योंकि देखो ना ये कंप्लीट 40 और ये वाला जो है ना ये 30 + y है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। तो x आपका 50 है, बहुत अच्छा रहा है, x 50 है वैसे, y आपका 10 है, तो दोनों का सम जो है इट विल गिव यू सिंपली 60 डिग्री। बहुत अच्छा। फिर आप सर, आप थोड़ा ये पॉइंट फिर से समझा दो, जो 40 डिग्री इक्वल्स टू ये वाला।
आप मुझे बताओ दिव्य, ये कौन सा, देखो शेप देखो जरा ध्यान से, जो मैं शेप बना रहा हूँ यहाँ पर। ओके। ये देखो, ये जो शेप बना रहा हूँ देखो जरा ध्यान से, ये शेप बन रही है। हाँ जी, जेड बन रहा है। अच्छा, जेड के जो ये वाला पेट है, ये पेट और ये पूरा पेट, ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर। तो 40 डिग्री जो है वो आपके पास 30 + y के बराबर नहीं होगा? हाँ जी, ओके सर। तो y कितना बन जाएगा आपके पास, सिंपली इक्वल्स टू 10। तो ये ओके। आपके पास हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कर लेंगे इसको जी। यस। चलिए, अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी, ये पिक्चर आपके पास है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड वी है। देखो इसमें पिक्चर को मैं नेमिंग दे रहा हूं, ये पॉइंट आपका ए है, दिस इज गोइंग टू बी द बी। यहां पर ये आपका सी है, ये ई आपके पास है वैसे, ये आपका एफ है, ये पॉइंट आपका डी है। अब जो मैं नेमिंग कर रहा हूं उस नेमिंग को देखिए, जो मैं एंगल यहां पे मार्क कर रहा हूं। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि ये जो एंगल है वैसे, ये आपके पास 70 डिग्री। आपका ये वाला एंगल जो है, दिस इज गोइंग टू बी 140 डिग्री। ये एंगल जो आपके पास है ये आपका एक्स है। ये एंगल जो है ये आपका 2y है। ये एंगल आपके पास y है। इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आगे दी गई है वो ये है कि सी डी, पिक्चर ध्यान दीजिएगा, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड विच इज गोइंग टू बिकम पैरेलल टू ए बी। तो आप मुझे बताओ इस केस में दिव्य, अगर सी डी जो है वो वजह आपके पास ई एफ के पैरेलल है, यस सर। और ई एफ आपका ए बी के पैरेलल है। तो अब ओके। आप जरा मेरी बात को सुनना, मैं यहाँ पे ना थोड़ा लाइंस को स्ट्रेच कर रहा हूँ। अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं वैसे, ऐसे, सर बीसी वुड एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ, मतलब बीसी जो है ना वो एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, किसके लिए एक्ट करेगा? सर। मेरा ख्याल से वो ए बी और सी डी के लिए। यस सर। देखो मैं इसको थोड़ा कर रहा हूँ मुझे। अच्छा, अब आप ये बताओ, अगर आप ये सब जानते हैं तो मुझे बताओ इस समय आपको ये समझना है कि ये वाला जो एंगल है ना 70 डिग्री, हाँ जी। और ये कंप्लीट एंगल जो है दे आर गोइंग टू बिकम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेट इंटीरियर, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये बताओ मुझे, अगर मैं ऐसा करूं मुझे, कि मैं आपको जानता हूं कि सी डी और ई एफ भी पैरेलल है। तो ओके। अगर मैं सपोज करो इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, मैं सीई को ऐसे खींच देता हूं। अगर मैं ऐसे खींच देता हूं, तो आप मुझे बताओ इस केस में जो ये सी है वो एक्ट करेगी ट्रांसवर्सल। हाँ जी। किसके लिए एक्ट करेगी? ईएफ और सीडी के लिए, इजंट इट? हाँ जी। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब आप मुझे बताओ, सर जो ये जो आपका वाई है सर, उसकी वैल्यू 110 है ये। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, जस्ट मिनट, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो देखो जरा। जो मैंने यहाँ पे किया ना, अब एक बार फिर देखना इसको ध्यान से। अब जो मैं यहाँ पिक्चर बना रहा हूँ वो देखो, आप कह रहे हैं कि जी ईएफ जो है वो ट्रांसवर्सल एक्ट करेगा, सॉरी सीई जो है वो आपका एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल। देखो सीई आपके पास है ट्रांसवर्सल। अगर सीई ट्रांसवर्सल है तो ये जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ जरा इसको देखना ध्यान से। देखो, जस्ट अ मोमेंट। देखो, ये जो पिक्चर बना रहा हूँ जो मैं, ये कौन सी शक्ल बनी आपकी, सी? देखो ना, ये सी बना कि नहीं बना बताओ, कैपिटल सी। अगर ये कैपिटल सी बना, तो आप मुझे बताओ इस केस में आर्यन, जो ये वाला एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये बन जाएंगे आपके को इंटीरियर। ठीक है, तो ये बताओ 140 डिग्री में अब आप ऐड कर देना
एंगल डी सीई, तो वो किसके इक्वल बन जाएगा? 180 डिग्री। यस सर। तो अब आप मुझे बताओ, यहां से एंगल आपका डीसीई निकल जाएगा। एंगल 40। डीसी कितना बनेगा? 40। यस सर। ये एंगल बचा आपके पास बन जाएगा 40। यस सर। अच्छा, ये बताइए, अब आप बताएंगे दिव्यत मुझे। दिव्यत ये बताना कि अब जो है ना, मैंने जब बीसी को ट्रांसवर्सल लिया वजह, तो जो मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं उसमें अब देखो, ये जो मैं शक्ल बना रहा हूं, देखो जरा इसको। जेड बनेगी। बन गया ना जेड ये? हाँ जी। अगर ये जेड बन गया तो दिव्यत ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जी। और ये कंप्लीट एंगल जो है, दे आर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर। यस सर। तो जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, तो इसका मतलब 70 डिग्री 70 + 40 सर, इज 70 + 40 + y नहीं होगा? इक्वल टू वाई प्लस 40। हाँ जी। यस सर। तो वाई कितना आ जाएगा? 30। 30। अच्छा, वाई आपने निकाल लिया 30, बिल्कुल ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ देवित, अगर वाई 30 आ गया मुझे, हाँ तो जी। इसका मतलब है कि आपका जो 2y है, ठीक है जी, जो 2y है वो किसके इक्वल होगा? 2y विल बिकम इक्वल टू 60, इजंट इट? यस सर। अच्छा, अब देवित फिर देखना, ये बताओ, जो ये लाइन आपकी एफ डी है ना, एफ डी, क्या एफ डी जो है वो ई एफ और सी डी के लिए ट्रांसवर्सल होगी कि नहीं होगी? सॉरी सर। जो एफ डी है, हाँ जी। क्या वो ई एफ और सी डी के लिए ट्रांसवर्सल होगी? FD हम्म, सर होगी सर। होगी ना? अगर ये होगी, तो अब आप जो मैं पिक्चर बना रहा हूं उसको देखो जरा। ये बताओ, ये क्या बनेगा? ये बन गया सी। C बनेगा। तो गुरमन सी के पेट के दोनों एंगल जो है ना, वो को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो अगर वो को इंटीरियर होंगे, तो गुरमन दोनों का जो सम है, हाँ, यानी 60 + x किसके बराबर होगा? 180, 121। 180। तो यहां से x कितना आ जाएगा आपके पास? x इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। 180 माइनस 120। 60, 120 डिग्री। एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। नो सर। नो सर। बस ये देखना है गुरमन कि कहाँ z बनता है, कहाँ c बनता है, कहाँ पे आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बनती है, बस वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है जी, को इंटीरियर, इनके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बहुत ज्यादा आपके पास। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नो सर। चलिए, हम मूव करते हैं अपने स्टोर की तरफ। एक और जरा पिक्चर लेते हैं, जो अब आपके पास इस तरह से है, द लास्ट पिक्चर भी है, और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। चलिए, ये देखिए, अब आपके पास जो है ये आपका पिक्चर है। नाउ आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। इसमें जो पिक्चर है बच्चे, वो कह रहा है कि ये आपका ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, यहां पर ये डी है, इतने सारे फॉग होने के बावजूद भी और ये आपका ई है। वो यूज नहीं कर पाते, जैसे लीव की बात है। ये एंगल आपका 75 है। में एक दिन भी छुट्टी नहीं दे पाए हैं, कारण क्या है? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये एंगल आपका एक्स है। बच्चा, आपके तरफ किसी के पास नॉइज आ रही है पीछे, प्लीज इसको बंद करिएगा। लेकिन व्यूअर्स को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इतने सारे फॉग होने के बावजूद भी देखिए, ये जो आपके पास पिक्चर है ना, इसको देखना, इसमें पूरी पिक्चर में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है क्या है। अब मैं आपको बता दूं, ए बी जो है बच्चे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। और ये कह रहा है कि आपका जो बी सी है वो आपका पैरेलल टू डी है या ई डी है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बी सी इज पैरेलल टू ई डी। तो मुझे बताओ कि इसमें एक्स कितना हो। ये मैं क्वेश्चन आपको एज ए अभी क्लास वर्क दूंगा, मुझे आप करके बताएंगे। ए ऑप्शन आपके पास है 95 डिग्री, बी ऑप्शन बचा आपके पास जो है वो 105 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास जो है वो 115 डिग्री, एंड द डी ऑप्शन इज 125 डिग्री। करिए स्टार्ट। 105 डिग्री सर। एक आंसर है 105 डिग्री। लेट्स सी।
I got the one answer, 105 degree. Anybody else? मुझे ये बताओ गुरमन, यहाँ पे ना ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है वैसे, ठीक है। अगर गुरमन ए बी सी डी के पैरेलल है, अब आपने पिक्चर में देखना मुझे, तो आप मुझे बताओ क्या सर बी ये सी मुझे जो, फाइव ही आ रहा है। मुझे बताओ गुरमन, जो बी सी है वैसे, क्या वो आपके पास एक्ट करेगी ट्रांसवर्सल लाइन? देखो जरा। यस सर। अच्छा, अगर वो एक्ट करेगी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये बताओ मुझे गुरमन, अब आप ये बताओ कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल 75 है, तो ये एंगल जो है ना, ये क्या बनेगा? ये भी 75 बनेगा, यस सर। क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे मुझे, तो ये बन जाएगा 75 डिग्री। अच्छा, वो अब आप मुझे दोनों बताओ, हाँ, अब ये बताओ, अगर मैं इस लाइन को, जिसको मैं सी ये डी कह रहा हूँ, ये बन जाएगा सर। हाँ, अगर मैं सी डी को मान लूं कि ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो मेरा ख्याल से आप इस पिक्चर को देखो ना, इस पिक्चर में क्या है कि ये जो पूरा का पूरा है, ये आपके पास सी बन जाएगा। तो सी के पेट के दोनों एंगल जो है ना, वो आपके पास क्या बन जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम यानी कि x + 75 जो है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि को इंटीरियर एंगल जो है वो आपके पास हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं, तो उनका सम जो है वो हमेशा 180 होता है। तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 105 डिग्री। ये हो जो आपके पास है, जो हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया। ठीक है जी, ये हमारा पोर्शन यहाँ आकर के फिनिश हो जाता है। अब हम अपने अगले पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जरा सुनिएगा कि वो किस तरह से है। देखो, अगले पोर्शन में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा, तो पहले उनको सुनिएगा। मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ जो उसमें देखिएगा। तो पहले मैं बात करूंगा आपके साथ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन का क्या मतलब होता है। देखिए, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मैं आर्टिकल आपके साथ छोटा सा डिस्कस कर रहा हूं। ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। देखिए, अगर मैं एक लाइन लेता हूं, ये मान लीजिए आपकी लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन है, तो अगर मैं कहूं कि जी मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, इसका मतलब है कि एक लाइन होगी जो इस समय इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी और इसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही होगी। तो ये देखो, ये मान लीजिए आपके पास है, ये आपका है एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं मुझे, देखिए, ये आ गया ए बी। तो अब इसमें ऐसा है कि दिव्यत, अगर मैं कहूँ ना कि मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए लाइन का, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी लाइन होगी जो अब अल्टीमेटली आपके पास ए बी के परपेंडिकुलर होगी और ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बात आपने ध्यान रखना है कि अगर मैं इस समय इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट लेता हूं, देखो मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूं ये, अब क्या है कि मैं इस पहले पॉइंट को मैं ए से जोड़ देता हूं, और इसी पॉइंट को मैं जाकर के बी से जोड़ रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको नाम दिया मैंने, सपोज करो पी पॉइंट, इसको मैंने क्यू बोला। अब मैं क्यू को ए से जोड़ रहा हूं, फिर मैं क्यू को बी से जोड़ूंगा, फिर वजह तीसरा जो पॉइंट है ना वो यहां पे आर है, उसको मैं फिर ए से ज्वाइन करूंगा, और फिर मैं आर को बी से ज्वाइन करूंगा। देखो, अब एक बड़ी सिंपल सी बात को समझना है मुझे आपने, वो ये है, यहां पर ना पी क्यू आर, दे आर द थ्री डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन बच्चे, जब पी पॉइंट आपका ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, तो डिस्टेंस पी ए जो है ना, वो हमेशा डिस्टेंस पी बी के बराबर होगा।
अगर दोनों बराबर है तो मान लीजिए दोनों 5 हो सकते हैं, अगर मान लीजिए। इसी तरह से जो डिस्टेंस क्यू ए है वो हमेशा डिस्टेंस क्यू बी के बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर पी ए और पी बी दोनों 5 हैं तो जरूरी नहीं कि क्यू ए और क्यू बी भी दोनों 5 होंगे, वो ज्यादा हो सकते हैं, मान लीजिए वो 6 हो जाते हैं, लेकिन दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से आपका आर ए जो है वो किसके बराबर होगा, आर बी के। और दोनों के दोनों जो है मान लीजिए आपके पास 7 के बराबर है, ये तो मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं। इसका मतलब दिव्य एक जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वजह वो ये है कि जब भी आप पॉइंट्स लेते हैं ना ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। यही आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं लिख रहा हूं मुझे, ऑल पॉइंट्स, ये आपने ध्यान रखना है, ऑल पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल पॉइंट्स ऑन द, ये लैंग्वेज है परपेंडिकुलर के लिए, ऑल पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन is equidistant from the end points of the line. जस्ट अ मोमेंट, ये केवल वजह बीच में ना थोड़ा सा नेट का आ जाता है इशू। इसमें गुरमन, आर्यन और दिवित कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। नो। ठीक है जी, अब आइए हो नेक्स्ट। ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। अब हम बात करेंगे आपके साथ एंगल बाइसेक्टर की। देखिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे ये देखो इस तरह से हो जाए आपके पास। ऐसा है कि इस समय ना मैं ये कह रहा हूं कि ये पी पॉइंट है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, और ये आपके पास क्यू पॉइंट है। आपने क्या किया वजह, आप एंगल पी ए क्यू का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, एंगल पी ए क्यू का, यानी कि हाफ ऑफ एंगल पी ए क्यू जो होगा दैट इज बेसिकली एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी। तो अब मैं ऐसे करता हूं कि एक लाइन लेता हूं जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए डी। तो ये जो ए डी है ना, ये क्या कर रही है, ये बेसिकली आपके पास जो पूरा का पूरा एंगल पी ए क्यू है ना उसको दो हिस्सों में तोड़ रही है। यानी कहने का मतलब ये हो जाए कि अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल अगर आपके पास अल्फा है, सो दिस हैज टू बी अल्फा। अब देखिए इसमें ना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूं, देखो यहां पर मैंने 3 पॉइंट लिए, इनको मैं कह रहा हूं अब आपके सामने यहां पर बी, ये आपका सी और ये डी पॉइंट है। देखो अगर आप ना इस समय एंगल बाइसेक्टर जो है ना जिसको हम ए डी बोल रहे थे, चलो इसको मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, हम एडी को एंगल बाइसेक्टर बोल रहे थे, तो अगर मैं एडी के ऊपर कोई भी पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने बी पॉइंट लिया, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं बी पॉइंट से ना एपी के ऊपर जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। ये देखो इसी तरह से मैं अब बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ए क्यू के ऊपर, फिर मैं सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऑन एपी, फिर मैं ड्रॉ करूंगा सी पॉइंट से ए क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर, फिर मैं ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एपी के ऊपर, फिर मैं ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऑन ए क्यू। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा मुझे। ऐसा है
कि इस समय ना जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें मुझे। ये एंगल आपके सब 90 होंगे। तो आपको ये समझना है कि जितने भी पॉइंट आपके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होंगे ना, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स जो आपके एंगल बना रही है। यानी कि इस समय अगर मैं आपको ये कहूं कि ये आपका जो है वो आपका, सपोज करो इसको मैं नाम दे रहा हूं से A1, इसको मैं नाम दे रहा हूं आपके सामने Q1, ये आपका A2 है, तो ये आपके पास Q2 है, ये आपके पास यहां पर जो है वो मान लीजिए A3 है, और ये आपका Q3 है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका A1B जो होगा दैट इज इक्वल्स टू BQ1। सिमिलर आपका CA2 या A2C जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो बन जाएगा CQ2। इसी तरह से आपका A3E जो है दैट विल बिकम इक्वल्स टू EQ3। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑन द एंगल बाइसेक्टर, मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, ऑल पॉइंट्स ऑन द एंगल बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स फॉर्मिंग द एंगल, यानी उन साइड से जो एंगल बना रही है। एनी क्वेश्चन माय डियर, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एक बात बताते हैं, अगर A1B जो है ना वो आपका B1Q के बराबर है, ये BQ1 के बराबर है। मान लीजिए अगर ये आपके पास 5 है, तो इसमें A2C जो है ना वो अगर CQ2 के बराबर होगा तो वो हो सकता है कि 6 के बराबर हो। और ये अगर दोनों बराबर है तो हो सकता है दोनों के दोनों 7 के बराबर हो। तो यहां पर मैं जो बोल रहा हूँ वो से यानी कि हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। इट्स नॉट ए कंफर्मेशन, वो तो मैं सिर्फ एक फिगर ले रहा हूँ न्यूमेरिकल आपको समझाने के लिए। इसमें मुझे कोई भी आपके पास अब मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। दिवित एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर, क्लियर। ये ध्यान रखना गुरमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल करके ये मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को इवेल्युएट करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा सुनिए आगे क्या है। देखो जी आगे आपका ऐसे हो जाए कि एक मैं पिक्चर ले रहा हूं, अब देखिए उसको। देखो गुरमन, मैंने ना एक ट्राइंगल लिया है यहाँ। अब देखो ट्राइंगल के बारे में बड़ा क्लियर कर दूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो ये मान लीजिए आपके पास है, सपोज करो ए, ये आपके पास पॉइंट जो है ये मान लीजिए आपके पास बी है। चलो इसको बी लेते हैं, और इसको मैं ले रहा हूँ सी। अब देखो हमारी जो कन्वेंशन होती है ना आमतौर पे वो ये होती है कि जब भी आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिया जाएगा तो उसमें क्या है कि वर्टेक्स ए जो है ना उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा स्मॉल ए लेके चलेंगे, तो ये आपका स्मॉल ए होगा। ये आपके पास जो एंगल बी है तो ऑटोमेटिकली स्मॉल बी हो जाएगा। ये एंगल सी है, ये आपका एंगल ए है, तो इस तरह से रहेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली बात है ये आपने समझना है कि आपका एंगल ए बी सी, मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, उनको ध्यान रखना। पहला कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, यानी आपके ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स जो है ना उनका सम जो है वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल के केस में सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स
इज ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड. Always remember sum of the length of any two sides is always more than the third side. तो अब आपके पास क्या है, देखो इसमें ये होगा कि अगर ए और बी लेता हूं मैं, ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, या फिर बचा आपका बी प्लस सी जो है वो ए से बड़ा होगा, या फिर आपका ए प्लस सी जो है वो बी से बड़ा होगा. समझ गए जी. लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं दो साइडों की जो लेंथ है उसका जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. अब गुरमन एक बात मुझे बताना मुझे, इसको मैं नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको मैं नंबर 2 बोल रहा हूं, इसको नंबर 3. अब आप मुझे बताओ गुरमन, अगर मैं फ्रॉम 1 से बात करूं तो आप इस बात से एग्री करते हैं मुझे कि जो आपका बी है वो किससे बड़ा होगा, सी माइनस ए से. यस सर. अच्छा, नंबर 2 से आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो सी है वो किससे बड़ा हो जाएगा, ए माइनस बी से. यस सर. और नंबर 3 को अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं मुझे कि आपका जो ए है वो किससे बड़ा होगा, बी माइनस सी से. अब देखो इस इंटरप्रिटेशन को कहा जाता है ना कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स. तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. तो ये आपने ना क्या किया है, जो 1 2 3 थे ना मुझे, वहां से गुरमन आपने एक नई इंटरप्रिटेशन बना ली. वो ये है कि जो डिफरेंस होता है दो साइडों के बीच में वो हमेशा तीसरी साइड से कम होता है. आई थिंक आर्यन अगर आप देखोगे तो सी माइनस ए जो है ना वो दो साइडों का डिफरेंस है, वो तीसरी साइड से कम हो जा रहा है. यस सर. तो ये जो मैंने आपको फ्रॉम 1 2 3 से जो बताया ना, ये अल्टीमेटली जो ऊपर वाली नंबर 2 इंटरप्रिटेशन, जो मेन इंटरप्रिटेशन है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड, वहीं से आपको ये निकालना पड़ता है. ठीक है. अब आइए हो नेक्स्ट, इस पिक्चर को देखते रहिए हो. देखो नंबर जो थर्ड है वो ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में आपने ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट एंगल हैज द ग्रेटेस्ट साइड अपोजिट टू इट. ग्रेटेस्ट एंगल हैज greatest side opposite to it, and smallest angle has smallest side opposite to it. स्मॉलेस्ट एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी होती है एंड वाइस वर्सा. कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं. अब देखो मुझे, मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताता हूं. अगर मैं ना इसको एक्सटेंड कर देता हूं तो ये जो एंगल है ना मुझे, ये एंगल जो है ना ये बन जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल. मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं, सपोज करो ई. तो अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो यहां पर आपका एक्सटीरियर एंगल होगा ए सी ई. ए सी ई जो है ना ये आपके पास बेसिकली एक्सटीरियर एंगल है. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये हमेशा आपके पास होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स नॉट एडजेसेंट टू इट. दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, नॉट एडजेसेंट टू इट, यानी उसके एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. तो मुझे बताओ आर्यन, आपके पास ना जो ये एंगल है ना, जो मैं अभी एक्सटीरियर एंगल बोल रहा हूं, इसका एडजेसेंट एंगल तो सिर्फ ये बनेगा, एंगल सी. ठीक है. यस. तो इसके जो नॉन एडजेसेंट है वो कौन से होंगे, एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा. यस सर. तो आप ये कह सकते हैं मुझे इस केस में कि आपका जो एंगल ए सी ई है ना वो किसके बराबर होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस सी बी ए. तो वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस आपके पास हो जाएगा एंगल सी बी ए.
तो यहां पर अगर आप पिक्चर देखेंगे तो सी ए बी जो है ना वो एंगल ए है, और सी बी ए जो है वो एंगल बी है। तो यहां पर सी ए बी जो है वो एंगल ए है प्लस आपका एंगल बी हो जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट है वजह जो मैंने अभी आपको जो यहाँ पर 4 पॉइंट्स बताए हैं? तो गुरमन आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। दिव्य, एनी क्वेश्चन माय डियर? नो सर, क्लियर। चलिए, अब हम कुछ सवालों को यहाँ उठाते हैं, जरा उनको देखिएगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो मुझे। बहुत ध्यान से आप तीनों इस क्वेश्चन को समझना मुझे। क्वेश्चन ये है, चलो एक आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। आर्यन आप बताना, जो ये मैंने ऊपर ट्रायंगल बना रखा है ना, इस ट्रायंगल में अगर कोई आपको कहे कि पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सर तीनों साइड्स का सम। सम, यानी कि जो ट्रायंगल को बनाने के लिए जिन भी लाइनों का इस्तेमाल किया गया है, उन सभी लाइनों का लेंथ जो है ना उसका सम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है वैसे। तो जब मैं पेरीमीटर की बात करूंगा, तो पेरीमीटर जो बनेगा वो आपका ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये जगह पे ना आपका द्विविध पेरीमीटर को 2s नाम दिया जाता है। एस आपके पास सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखो मेरा क्वेश्चन समझना, आपको मुझे बताना है कि व्हाट विल, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा मुझे, व्हाट विल बी द रेंज, कितनी रेंज होगी आपके पास ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद टू साइड्स? 4 and 7, with two sides as 4 and 7। ठीक है, अगर आपके पास ट्रायंगल की दो साइड जो है ना वो 4 and 7 है, तो आपको ये बताना है कि पेरीमीटर किस रेंज में रहेगा। देखो ऐसा, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? आर्यन आप मेरी हेल्प करेंगे चलो। तो मुझे बताओ कि आर्यन, अगर मैं चाहता हूं कि पेरीमीटर जो है ना वो लार्ज आए, बताओ पेरीमीटर को अगर मैं चाहता हूं टू बी लार्ज एज पॉसिबल, जितना मैं चाहता हूं टू बी लार्ज एज पॉसिबल, तो इसके लिए मुझे लगता है आर्यन आपके पास जो थर्ड साइड है ना मुझे, ठीक है, वो आपकी एज लार्ज एज पॉसिबल होनी चाहिए। यस सर। क्योंकि दो साइडें तो आपको दे रखी हैं 4 और 7, तो इसका मतलब है कि जो थर्ड साइड विल बी, 7 सर, 7 से ज्यादा नहीं हो जस्ट सकती। जस्ट थर्ड साइड शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना भी आप करना चाहें। अब आप मुझे बताओ दिवित, अगर मैं ये कहूं, तो ये भी ध्यान रखना मुझे कि थर्ड साइड जो है वो आपकी एज लार्ज एज पॉसिबल होनी चाहिए, बट रिमेंबर इट हैज टू बी लेस देन, बट it has to be less than the sum of other two sides। दिव्य, तो आप मेरी बात समझे मुझे? यस सर। थर्ड साइड जो है ना वो एज लार्ज एज पॉसिबल होनी चाहिए, बट ये ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज बिगर देन द थर्ड साइड। तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो तीसरी साइड है वो आपकी लेस होनी चाहिए देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। मान लो दिवित एक्स आपकी थर्ड साइड है, लेट एक्स बी द थर्ड साइड। बहुत ध्यान से बच्चे मैं बता रहा हूं, जरा सुनिएगा, लेट एक्स बी द थर्ड साइड। दिव्य, आप मुझे बताओ, अगर एक्स आपकी थर्ड साइड है मुझे, तो इसका मतलब है कि जो थर्ड साइड जो है वो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। यस सर। तो एक्स किससे कम होना चाहिए? एक्स आपके पास कम होना चाहिए 4 + 7 से। 11। अच्छा, ये पहली बात आ गई मुझे। एग्रीड? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ये बताइए, एक्स आपका 4 + 7 से कम होने का मतलब है कि अल्टीमेटली एक्स किससे कम होना चाहिए? 11 से कम होना चाहिए। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ दिवित कि जो पेरीमीटर होता है ना मुझे हमारे पास,
पेरीमीटर जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? वो होता है x+4+7। तो ये बताओ दिव्य, अगर पेरीमीटर x+4+7 है, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं जी x आपका इस समय 11 से कम होना चाहिए, तो ये बताओ दिव्य यहां पर आप x कितना भरेंगे? क्योंकि देखो ये चीज जो है ना, ये आपका पेरीमीटर है, तो आप ये बताओ x आप कितना भरेंगे? 8। यानी आपका जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए? आप मुझे बताओ, पेरीमीटर जिसको हम ये कह रहे हैं वो हर हालत में 22 से कम होना चाहिए, इजंट इट? 22। पेरीमीटर जो है वो 22 से कम होना चाहिए। जो पेरीमीटर है बच्चे वो आपका 22 से कम होना चाहिए। देखो देखो, जब x 11 से कम होगा, जब x आपका 11 से कम होगा, हाँ जी। अब पेरीमीटर आपका x+4+7 है, तो एक 100% है वजह कि अगर मैं x को 11 से कम ले रहा हूं ना, तो इसमें अगर मैं दोनों तरफ 4+7 ऐड कर दूं, तो मुझे बताओ इसमें अगर दोनों तरफ 4+7 ऐड करूंगा तो x+4+7 किससे कम होगा? ऐसे नहीं बन जाएगा? देखो ये क्या बन गया, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किससे कम होगा? 22 से। ओके सर, ओके, समझ आ गया। समझ गए ना? पेरीमीटर 22 से कम होना चाहिए। हाँ जी। अब आपको ये रेंज बतानी है वैसे पेरीमीटर की, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे, एक्स की जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो आप जानते हैं कि एक चीज तो ये है, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या इस बात से एग्री करते हैं कि जो 7 है वो आपका x+4 से कम होना चाहिए, और 4 जो है वो आपका जो है वो x+7 से कम होना चाहिए? क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं ये बताएगा मुझे आर्यन। आर्यन, ये मत भूलिएगा कि ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज बिगर देन द थर्ड साइड। यस सर। अगर हमने x को थर्ड साइड लिया है ना मुझे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 जो है वो x+4 से कम होगा, या फिर 4 जो है वो x+7 से कम हो। तो ये बताओ यहां से, आर्यन मुझे बताओ यहां से आपके पास क्या निकलेगा? यहां से ये निकलेगा कि x किससे बड़ा होना चाहिए? x आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। और यहां से क्या मालूम चला कि x आपका किससे बड़ा होना चाहिए? -3। -3 से। समझिए मेरी बात। यस सर। तो आप बताओ x आपका 3 से बड़ा होना चाहिए और x आपका -3 से बड़ा। ये अगर रियल नंबर लाइन है, तो ये अगर मैं कहता हूं कि ये -3 से बड़ा होना चाहिए, तो गुरमन x -3 से बड़ा, यहां पर आप कह रहे हैं जी x आपका 3 से बड़ा, तो मुझे बताओ गुरमन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा होगा? 0। गुरमन आप ये बताओ, अगर x आप कह रहे हैं कि 3 से बड़ा होना चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि x आपका -3 से बड़ा होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा होगा गुरमन? सर है ही नहीं कुछ कॉमन। क्यों? जो एक्स आपके 3 से बड़े होंगे ऑटोमेटिकली वो -3 से तो बड़े होंगे होंगे। अच्छा यस सर। देखो ना मुझे, मैं कह रहा हूँ कि एक्स कॉमन आपका मतलब मुझे लगा -3 से बड़ा, एक तरफ रेंज मैं का। कह रहा हूँ एक्स 3 से बड़ा, तो बताओ जितने भी एक्स 3 से बड़े होंगे वो अपने आप -3 से बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में एक्स आपका जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से। अब आप मुझे बताओ आपका पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है आपका x+4+7। तो एक काम करो, इसमें आप क्या करो, x+4+7 ऐड कर दो, यानी कि अब आप इसमें 4+7 ऐड करो। जब इसमें 4+7 ऐड करोगे तो 4+7+x वो किससे बड़ा होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए 7+4+3 से, इजंट इट? यस सर। तो मुझे ये बताओ, ये x+7+4 तो p है, तो p आपका किससे बड़ा हो गया? p आपका बड़ा हो गया 14 से। तो अब आप मुझे बताओ, एक तरफ आपने लिखा है जी कि p आपका 22 से कम है, यहां पे आप बोल रहे हैं कि p आपका 14 से बड़ा है, तो बताइए p की रेंज क्या हुई? रेंज तो p की यही बनी ना कि p आपका किसके बीच में होना चाहिए? मेरा ख्याल से फोर्टी। यार जो पेरीमीटर है वो 14 से लेकर के 22 के बीच में होना चाहिए। ये है वैसे आपके पास क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया।
देखो सर मैं यहाँ पर माइनस थ्री हाँ और थ्री के कॉमन पॉइंट क्या हुआ? हाँ जी। सर -3 और 3 का कॉमन पॉइंट क्या हुआ? अरे आप कह रहे हो कि x आपका -3 से बड़ा, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की ना, देखो ये ड्रॉ की कि नहीं की? हाँ जी। अच्छा, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि x आपका जो है वो दिव्य 3 से बड़ा है। हाँ जी। तो बताओ इन दोनों लाइनों में कौन सा पोर्शन है जहां पे मैक्सिमम लाइंस आ रही हैं? आई थिंक 3 के बाद। हाँ जी। देखो बच्चों, जो भी x 3 से बड़े होंगे वो ऑटोमेटिकली -3 से बड़े होंगे। ओके। समझे कि नहीं बने? हाँ जी। तो इन दोनों लाइनों में देखो ना, आपकी एक वेव ये जा रही है, एक वेव ये जा रही है, देखो एक वेव ये जा रही है। इन दोनों वेव्स में देखना है कि कौन से पोर्शन में वेव डेंसिटी ज्यादा है, तो वेव डेंसिटी इस पोर्शन के बाद ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे दो वेव्स हैं। ओके। तो जहां दो वेव्स हैं इसका मतलब ये दोनों का कॉमन पार्ट है। तो एक्स आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर एक्स आपका 3 से बड़ा होना चाहिए तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ x+7+4 ऐड कर दिया। तो x+7+4 तो पेरीमीटर है, ठीक है। तो वो आपका किससे बड़ा हो गया? 14 से। तो p आपका 14 से बड़ा होना चाहिए। ऊपर हम बता चुके हैं कि आपका p 22 से कम होगा। तो p 22 से कम है, 14 से बड़ा, तो रेंज क्या बन गई पेरीमीटर की? वो 14 से लेकर के 22 के बीच में होगा। ओके सर। ये आपके पास है। गुरमान, इसमें कोई सवाल बचे? नो सर। इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो में भी आपको भेज दूंगा। और ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर मैं बता दूं कि आज हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जो हमारे पहले चल रहे थे, उनको स्टडी किया। और फिर हमने आपके साथ डिस्कशन किया अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। फिर हमने आपको बताया ट्राइंगल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जिसकी हमें जरूरत है। हमारा जो अगला लेक्चर होगा बच्चे, वो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो एलिमेंट्री होंगे ट्राइंगल के बारे में। और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ट्राइंगल की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें मीडियन आता है, आपका मीडियन आता है, ऑल्टीट्यूड आता है, सरकम सेंटर आता है, इन सेंटर, उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। सो अगले आने वाले जो फेजेस हैं वो थोड़े से आप लोगों के पास नए होंगे, क्योंकि कई बार आप प्रीवियस क्लासेस में मीडियन, एंगल एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड और जो आपके पास ऑर्थो सेंटर, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। तो वो हम आपके साथ नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू सर। सर कल जीएस क्लास होगी? हाँ जी बच्चे, कल होगी आपकी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। आंसर उसकी टाइमिंग क्या है? वही टाइमिंग सेम रहेंगे, शाम वाले। 7:30 टू 8:30? हाँ जी हाँ जी। कल मैथ्स नहीं होगी फिर? नहीं, मैथ्स नहीं होगा कल। ओके सर। ओके बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।